जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उर्दू मेथडोलॉजी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इवैल्यूएशन, जिसको उर्दू ज़ुबान में हम जांच के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप अपने सिलेबस में देखेंगे, सबसे नीचे लिखा हुआ है जांच यानी इवैल्यूएशन। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक हैं जिसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जांच यानी इवैल्यूएशन, इसमें आप देखेंगे इवैल्यूएशन के साथ एक मेज़रमेंट होता है, एक असेसमेंट होता है। तीनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसी के साथ इवैल्यूएशन की अहमियत क्या है, फिर असेसमेंट की जो सारी किस्में हैं यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आप एक टर्म आप पढ़े होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, जिसको आप तशकीली जांच यानी तश्कीली जांच और एक तजमीई यानी मजमूई जांच क्या है, और इसी के साथ एक तशखीसी जांच जिसको हम लोग जानते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो क्या चीज़ है। उसी के साथ फिर रिमेडियल टीचिंग यानी इस्लाही और मुआलजाती तदरीस क्या है। और फिर आगे देखेंगे कि मेयारी जांच, किसको हम मेयारी जांच कहेंगे, यानी टेस्ट के स्टैंडर्ड क्या है, जिसमें आता है रिलायबिलिटी आती है, इसी के साथ आपकी वैलिडिटी आती है, ऑब्जेक्टिविटी आती है, फिर यूटिलिटी आती है, प्रैक्टिकबिलिटी आती है। और फिर हम देखेंगे कि इवैल्यूएशन के टेक्निक्स क्या है। इवैल्यूएशन के टेक्निक्स आज 10 टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिटेल से हर एक चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसा देखिए, ए कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसमें देखिए वैलिडिटी यानी मोतबरियत क्या है, रिलायबिलिटी यानी माकूलियत क्या है, ऑब्जेक्टिविटी मारूजियत क्या है, यूटिलिटी यानी इफादियत क्या है, इसी के साथ प्रैक्टिकलिटी यानी काबिल अमल क्या चीज़ है। फिर इवैल्यूएशन की यानी जांच के टेक्निक्स और आलात जो कि हम 10 देखेंगे। जैसे ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहदाती तरीक़ा क्या है, इंटरव्यू क्या है, क्वेश्चन आयर क्या है, टीचर मोड टेस्ट क्या है, स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, फिर इसी के साथ रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मजमूई रिकॉर्ड यानी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, और सोशियोमेट्री क्या है। आखिर में हम देखेंगे पोर्टफोलियो क्या है। क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, आप लोग बने रहिएगा, इंशाल्लाह हर एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, ये तो आपका जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है सिलेबस है। अगर आप अपर क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं एपी टेट में यानी आंध्र प्रदेश के टेट में, तो उसमें जो 60 नंबर के हैं उसमें ऑप्शन है या तो आप एसएसटी लीजिए या तो आप कोई स्पेशल कोई लैंग्वेज लीजिए। तो अगर आप उर्दू ज़ुबान लेते हैं तो उसमें मेथडोलॉजी के 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जिसका सिलेबस आपके सामने आप देख ही रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे इसमें आपका 16वीं क्लास क्यों है। देखिए, और सारे जो टॉपिक हैं उसके बारे में मैं अभी जो आपका टीएस टेट यानी तेलंगाना का जो टेट हुआ था उसमें सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जा कर के एक एक करके आप देख सकते हैं। उसमें से कुछ टॉपिक बचा था, जैसे जांच यानी इवैल्यूएशन वाला बच गया था। इसी के साथ उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ में मुआविन इदारे, इसके बारे में भी डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आगे है तदरीसी आलात यानी टीचिंग के जो आलात यानी इक्विपमेंट क्या हैं, जैसे ऑडियो विजुअल यानी, और इसी के साथ विजुअल क्या है, ऑडियो विजुअल क्या है, सारी चीज़ें के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यही 3 टॉपिक बच रहा है और सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ।
उसको आप कैसे मिलेंगे देखिए। टीएस टेट 2024 में जो हुआ था इसमें आपको 19 वीडियो मिल जाएंगी। पहला जो आपको पता है, अगर आपने एक लैंग्वेज चुन रखा है उर्दू, तो उसमें पहले लैंग्वेज के बारे में उसमें बहुत से शोरा और मबादियात क्या है, इल्म हिजा क्या है, इल्म उरूज क्या है, सबके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगा, वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं प्लेलिस्ट की लिंक। देखिए, उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा व इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ नज़रियात क्या हैं, ज़ुबान की महारतें क्या हैं, बुलूम की तदरीसी मकासद की ज़ुमराबंदी क्या है, ज़ुबान की तदरीस के तरीक़े। आप अपना सलेबस उठाइएगा, सलेबस में जो मिलेगा उसको आप देख लीजिए, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, तदरीसी महारतें क्या हैं। फिर दूसरी लिंक जो है लैंग्वेज पंडित उर्दू की थी, उसमें क्या है सालाना मनसूबाबंदी, इकाई मनसूबाबंदी, सबक की मनसूबाबंदी। फिर दस्तूर हिंद में उर्दू का मकाम क्या है, सहलसानी फार्मूला यानी 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, मिसाली मुअल्लिम की बुनियादी खसूसियात क्या है, मिसाली मुअल्लिम उर्दू की बुनियादी खसूसियात, तदरीस की 5 अहम महारतें क्या हैं, फिर निसाब क्या है, उसके बुनियादी अज्जा क्या हैं, निसाब की तदवीन के उसूल क्या हैं। और इसी के साथ कुछ और टॉपिक बचे हैं, उसको भी हम आगे देख लेते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ देख लिया। आगे क्या है, तदरीस यानी नस्र की तदरीस, उसके मराहिल क्या हैं, इक़दामात क्या हैं। आगे क्या है, नज़्म की तदरीस, क़वाइद व इंशा की तदरीस, उसके तरीक़े क्या हैं, उसको किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से हम उसकी मनसूबाबंदी करेंगे, तदरीसी मकासद किस तरह से तय करेंगे। इसी के साथ निसाबी हम निसाबी सरगर्मियाँ मिला करके 15 क्लास है, ठीक है। उसमें से जो आपसे रिलेटेड होगी उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम अब जांच के बारे में देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपका सलेबस आप देख ही रहे हैं, और अगर आपने प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें आपके 6 नंबर की मेथडोलॉजी है, यही सारे चैप्टर उसमें भी हैं। तो आप चाहें प्राइमरी यानी क्लास 1 से 5th के लिए, और अपर प्राइमरी यानी आप बीएड करके अप्लाई कर रहे हैं यानी 6 से 8th के लिए, सब में मेथडोलॉजी पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे वीडियो आपकी ये जो है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड आप यहाँ से मिलेगी। इसी के साथ आपकी ये जो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, उसमें भी मेथडोलॉजी पूछी जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज मेथडोलॉजी उसकी क्लासें टीएस टेट में मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ चैप्टर बचे हैं जैसे मेथडोलॉजी की, उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप चैनल का हिस्सा बन जाएं। अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसको लेटा के यानी लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा। इसी के साथ आखिर में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, यानी फीडबैक दीजिएगा समझ में आया कि नहीं, अच्छी लग रही तो लाइक भी कीजिएगा। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसका भी हिस्सा आप बन जाएँ, ठीक है। चलिए देखिए, आप लोगों के पास टाइम अभी है, क्योंकि आपको पता है 3 से 20 क्या 10 2024 यानी 3 से 20 अक्टूबर में आपका एपी टेट का एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। क्यों, अभी आपके पास अगस्त सितंबर 2 महीना पूरा यानी 60 दिन पूरे हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इवैल्यूएशन क्या चीज़ है। देखिए, इवैल्यूएशन जिसको हम उर्दू में कहते हैं जांच या तअय्युन क़द्र, ठीक है। तो इवैल्यूएशन की बहुत से लोगों ने अलग अलग तारीफ़ की है। आप देखेंगे सानवी तालीमी कमीशन जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बना था, ये कह रहे हैं कि जांच एक अहम ज़रिया है जिसके ज़रिए समाज इस बात का पता लगाता है कि स्कूल अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं
और स्कूल में तलबा को सही तरीके से तालीम फ़राहम की जा रही है कि नहीं, और वो मतलूबा सतह को हासिल कर रहे हैं कि नहीं। यानी मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं जाँच को पहले से तयशुदा तालीमी मकासद के हुसूल, कमरे जमात में मुहैया शुदा तदरीसी और इक्तसाबी तजर्बात की मुअस्सरियत और तर्ज़ अमल की नशोनुमा के तौर पर देखा जा सकता है। यानी इवेलुएशन क्या है, आपने पढ़ाने का जो मकसद यानी जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, आप उसको चेक करते हैं इवेलुएशन के ज़रिए कि जो पढ़ाया गया है बच्चा इसको समझ पाया है कि नहीं। आसान ज़बान में आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इवेलुएशन की अहमियत क्या है, यानी जांच क्यों की जाती है। देखिए उसके कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। कमरे जमात की तदरीस के मकासद को पूरा करते हैं। जाहिर सी बात है जब आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के लिए लेसन प्लान जब तैयार करते हैं तो आप कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी कुछ ऑब्जेक्टिव है कि आज के क्लास के बाद आप इवेलुएशन उसके कितने किस्में हैं, असेसमेंट क्या है, मेज़रमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, रिमेडियल टीचिंग क्या है, सारे कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे। इसी के साथ आप भी एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। तो उस मकासद को पूरा करते हैं किसके ज़रिए, इवेलुएशन। जब आप सवालात करेंगे, टेस्ट लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि जो कुछ मैंने पढ़ाया है बच्चा समझ पाया है कि नहीं, ठीक है। इनफरादी और गिरोही मुशावरत में मुआविन होता है। इंडिविजुअल तौर पर आप इवेलुएशन कर सकते हैं, इसी के साथ ग्रुप में यानी पीयर ग्रुप बना करके उसमें भी मुशाहदात में मुआविन ये तरीक़ा माना जाता है। कौन, इवेलुएशन का। और एक क्या है, तरीक़े तदरीस की कामयाबी को मुतय्यन करता है। जाहिर सी बात है जब आप इवेलुएशन करेंगे, जांचेंगे, तभी तो पता चलेगा कि जो मैंने मकसद सेट किया था वो हासिल हुआ कि नहीं। अगर बच्चा हर एक कंसेप्ट का जवाब दे देता है तो हमें पता चल जाएगा कि इवेलुएशन मेरा परफेक्ट है। तो ये इवेलुएशन ही से वो समझ जाएगा हमारा तरीक़े तदरीस यानी पढ़ाने का तरीक़ा कामयाब है, ठीक है। निसाब में तरमीम व तब्दीली को मुतय्यन करता है। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने इवेलुएशन किया, पता चला बच्चों को समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया कि जो सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर दाखिल कर दिए गए हैं इसको पढ़ने में बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते हैं, तो इस इवेलुएशन के ज़रिए आप अपने निसाब में यानी सिलेबस में भी तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है। जांच मुताला के लिए तहरीक देती है, यानी जांच में कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं जो पूरे निसाब पर मबनी होते हैं। जाहिर सी बात है, इसलिए तलबा पूरे निसाब का मुताला करते हैं जिससे उनके इल्म व तफ़हीम में इजाफ़ा होता है। जैसे इवेलुएशन मतलब इवेलुएशन हो रहा है यानी साल के आखिर में फ़ाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, तो पूरा सिलेबस को बच्चा पढ़ के जाएगा ना। तो जांच एक तरीक़ा है, मुअल्लिम मुतअल्लिम दोनों के लिए तक़वियत का काम करता है। यानी इवेलुएशन होगा, एग्ज़ाम होगा, बच्चा पूरा सिलेबस तैयार करके एग्ज़ाम देता है, ठीक है। अभी आप इवेलुएशन और मेज़रमेंट और असेसमेंट का जब फ़र्क आप जानेंगे तो आपको कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। तलबा की इक्तिसाबी दुश्वारियों का अंदाज़ा, जाहिर सी बात है इवेलुएशन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किन कंसेप्ट को बच्चा समझ नहीं पाया है, उसका अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, इवेलुएशन से। तलबा की तालीमी माहौल से हम आहंग होने में मुआविन होते हैं, यानी जांच ही के ज़रिए तलबा के मजबूत और कमज़ोर इलाक़ों की निशान पता चलेगा कि कौन सा कंसेप्ट है जो बच्चों का कमज़ोर है, कौन सा कंसेप्ट है जो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसके नतीजे में मुअल्लिम और इदारा इन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए लाज़िम अमल तैयार करके उस पर अमल पैरा होते हैं। आपने टेस्ट लिया, पता चला कि कुछ कंसेप्ट क्लियर है, तो आप अपनी टीचिंग मेथड में तब्दीली ला करके फिर से समझाएंगे। तलबा को उन तालीमी माहौल से हम आहंग होने में मदद फराहम होती है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आप ज़रूर सुनते होंगे इवेलुएशन में, एक आता है मेज़रमेंट। मेज़रमेंट क्या है, आप अपनी ज़ुबान में समझिए। पहले क्या इवेलुएशन का तरीका, जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं, पहले क्या तरीका था इवेलुएशन का कि साल के आखिर में एक एग्ज़ाम होता था सालाना बोर्ड का, ठीक है, 100 नंबर का।
उसमें 33% से ऊपर ले आए तो आप पास हो गए, ठीक है। और इसी के साथ 59 से कम है तो सेकंड डिवीज़न है, 60 या उसके एबव हो तो फर्स्ट डिवीज़न है, 75 या उससे एबव हो तो क्या है, क्या कहते हैं, डिस्टिंक्शन आपका हो गया, यानी इम्तियाजी नंबर आप पा गए। तो ये क्या है, ये मेज़रमेंट है। पहले इसी तरह से इवेल्युएशन मेज़रमेंट की तरह किया जाता था। मेज़रमेंट से मुराद नापना है, यानी देखा जाता है जिसकी आप क्वांटिटी कर सकें, ठीक है। इसमें आलात के ज़रिए तलबा की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जैसे लंबाई, वज़न, आँखों की रोशनी, क़ुव्वत समात वगैरह का पता लगाते हैं। इसी के साथ नंबर उनको दे देते हैं, ठीक है। इसका दायरा महज क्वांटिटेटिव यानी कमियती, जिसकी आप क्वांटिटी कर सकें, लंबाई चौड़ाई नाप सकें, नंबर यानी डिजिट को जान सकें, ये क्या है, मेज़रमेंट हुआ, ठीक है। ये पहला तरीक़ा था, इवेल्युएशन का एक हिस्सा है। ये क्या है, इवेल्युएशन का एक पार्ट है। दूसरा क्या है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या है, इवेल्युएशन में दोनों पहलू शामिल है, यानी क्वालिटेटिव यानी कैफियती और क्वांटिटेटिव यानी कमियती। तो इससे क्या पता चला कि मेज़रमेंट क्या है, इवेल्युएशन का एक पार्ट है। इसमें जिस्मानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा, अखलाक़ी नशोनुमा सारी चीज़ों की जांच की जाती है। ब्लूम्स ने जो टेक्सोनोमी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, और इसी के साथ अफेक्टिव डेवलपमेंट, और एक क्या है, साइकोमोटर डेवलपमेंट, सारी चीज़ों का इवेल्युएशन किया जाता है। मेज़रमेंट में सारी चीज़ें नहीं हो सकती क्योंकि अब तरीक़ा बदल गया जांच करने का, आपको पता है। इसीलिए फिर असेसमेंट की टर्म आई जिसको हम अंदाज़े क़द्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं, क्योंकि इवेल्युएशन में कैफियती कमियती दोनों तरीक़ा, यानी आपको पता है इंडिविजुअल डिफरेंस यानी इनफरादी तौर पे इख्तलाफात पाए जाते हैं। सिर्फ हम कॉपी और पेन के ज़रिए सालाना एग्ज़ाम के ज़रिए उसका इवेल्युएशन नहीं करेंगे। हो सकता है एक बच्चा 95% नंबर ले आता है, लेकिन क्या वो परफेक्ट है, नहीं हो सकता है कि और बहुत सारी उसके कमियां हैं। एक बच्चा 55% लाता है, लेकिन उसका और सारी चीज़ें यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा, यानी उसके अखलाक अच्छे हैं, वो मुआशरती एतबार से अच्छा है, उसके आदात अच्छे हैं, उसके किरदार अच्छे हैं, उसके अक़दार अच्छे हैं, उसके रवैये अच्छे हैं, सारी चीज़ों की अब जांच की जाती है, ठीक है। इसीलिए CCE का कंसेप्ट आया, यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको अगली क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जांच का तस्वुर ज़्यादा जामे और वसी है। इसमें आजमाइश यानी मेज़रमेंट यानी आजमाइश, इम्तिहान, पैमाइश यानी मेज़रमेंट, अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट, सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो अब हमारे जहन में एक सवाल आता होगा कि हम सुन रहे हैं इवेल्युएशन, कभी मेज़रमेंट। अब देखिए 3 टर्म हैं, एक मेज़रमेंट, एक इवेल्युएशन, एक अंदाज़े क़द्र यानी असेसमेंट। तीनों में फ़र्क क्या है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए मेज़रमेंट के लिए उर्दू में पैमाइश का लफ्ज़ आता है, जिसमें क्वांटिटी हम देखते हैं, जैसे 33%, 75%, 60%। इवेल्युएशन एक ब्रॉड टर्म है, इवेल्युएशन ही का पार्ट, जांच का पार्ट मेज़रमेंट भी है, असेसमेंट भी है। असेसमेंट यानी अंदाज़े क़द्र, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक बड़ा सा गोला हम बनाते हैं, ये पूरा गोला क्या है, इवेल्युएशन है। पेन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इवेल्युएशन है, इसी के 2 पार्ट हैं। एक होगा आपका मेज़रमेंट, पैमाइश, और दूसरा क्या होगा, असेसमेंट, जिसको हम क्या कहेंगे, अंदाज़े क़द्र। यानी असेसमेंट। तो इवेल्युएशन के ये दोनों हिस्से हैं यानी पार्ट हैं, ठीक है। आगे चलिए, अब असेसमेंट के बारे में। असेसमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, अंदाज़े क़द्र। असेसमेंट की 2 किस्में निकल के आती हैं, एक आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक आता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव जिसको हम तश्कीली कहते हैं, यानी जिसको हम
तश्कीली असेसमेंट यानी अंदाज़े क़द्र, और समेटिव जिसके लिए उर्दू में लिख के आएगा तजमीई या मजमूई भी लिख के आता है, ठीक है। तजमीई, देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट को उर्दू में क्या कहेंगे, तश्कीली और तजमीई। अब आजकल जो है CBSE बोर्ड, ये बहुत सारे बोर्ड में, आपके आंध्र प्रदेश वाले बोर्ड में अब क्या है, अब यूनिट टेस्ट होता है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट दोनों होता है। जैसे आपने एक यूनिट पढ़ाया, ठीक है, आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट हो गया, कितने नंबर का, 10 नंबर का। फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर UT सेकेंड 10 नंबर का, ठीक है। ये कितना हो गए, यानी शशमाही इम्तिहान से पहले 20 नंबर का जो है आपका ये हुआ, क्या हुआ, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इसमें क्या होता है, जो सालाना एग्ज़ाम से पहले होते हैं जिसको तश्कीली कहते हैं, इसमें क्या है, पहला टेस्ट लिया, कुछ कंसेप्ट आपको लगा क्लियर नहीं, दोबारा पढ़ा सकते हैं, यानी ये क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, ठीक है। इसी के साथ 1 महीने बाद दूसरा लिया, कुछ यूनिट पढ़ा करके उसमें कुछ अगर आपको लगा कि कोई चीज़ चेंजिंग है, कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शशमाही इम्तिहान होता है 30 नंबर का, कहीं कहीं शशमाही इम्तिहान को शामिल नहीं करते हैं, बाकायदा सालाना इम्तिहान लेते, ठीक है। शशमाही इम्तिहान 30 नंबर का, तो कितना हो गया, 30-20 कितना हो गया, 50 हो गया। आगे है समेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब क्या है, 50 हो गया, शशमाही इम्तिहान के बाद फिर क्या होगा, फिर एक UT होगा 10 नंबर का, फिर दूसरा होगा 10 नंबर का, कितना हो गया, 20-20, यानी कुल मिला जुला के हम समझ सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 40 नंबर का हो गया। अब यहाँ 30 नंबर जो बचा है वो समेटिव असेसमेंट, मिला जुला करके आप समझ सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 40 और समेटिव असेसमेंट 60, इस तरह का रेशियो होता है। सारे नंबर मिला करके 100% हो जाते हैं, 100 नंबर। तो समेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट साल के एग्ज़ाम में होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जजमेंट वाला होता है, इसके बाद उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, बच्चा अगली जमात में प्रमोट हो जाता है। लेकिन फॉर्मेटिव में क्या है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं, उसको दोबारा आप पढ़ा सकते हैं। आप B.Ed का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, इंटरनल असेसमेंट 40 नंबर का हो जाता है, वही फॉर्मेटिव है, और समेटिव असेसमेंट 60 नंबर का होता है, ठीक है। कहीं कहीं बांट देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 30 नंबर का और समेटिव असेसमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे असाइनमेंट की शक्ल में, और समेटिव क्या होता है, जो 70 नंबर का जो आखिर में होता है वो समेटिव होता है। अब एक टर्म आप बहुत बार बार पढ़ते होंगे, फॉर्म ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की किस्में क्या हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए अंदाज़े क़द्र, लर्निंग के लिए आता आमोजिश, यानी आमोजिश के लिए अंदाज़े क़द्र, ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा है, जैसे जो यूनिट टेस्ट होता है। इसमें क्या है, दोबारा आप इसमें इस्लाह कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, यानी जो साल के आखिर में एग्ज़ाम होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी आमोजिश का अंदाज़े क़द्र। और असेसमेंट एज लर्निंग, जैसे हमने पढ़ाया, हमने आपसे फीडबैक लिया कि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपने उसमें लिखा कि फलां सारा कंसेप्ट क्लियर है या कुछ क्लियर नहीं, उससे हमें फीडबैक मिल गया, ये क्या हुआ, ये असेसमेंट एज लर्निंग। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप अपनी आवाज़ को टेप करके दोबारा सुनिए कि अच्छा फ़ला जगह फ़ला कंसेप्ट मैंने सही से नहीं समझाया, वो क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। अब एक लफ्ज़ आप सुनते होंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी जिसको उर्दू में लिख के आएगा तशख़ीसी, क्या लिख के आएगा, तशख़ीसी, टेस्ट के लिए जांच। पेन सही से नहीं चल रहा, चलिए, तशख़ीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये क्या होता है, ये जो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लेते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट लिया, आपको पता चला कि कुछ कंसेप्ट है बच्चे समझ ही नहीं पाए, ये क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, यही तशख़ीसी जांच हुई।
जैसे आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए, क्या कहेगा? ब्लड टेस्ट लाइए, देखिए बुखार क्यों आ रहा है, मियादी बुखार यानी टाइफाइड का बुखार है, या आपका यानी डेंगू का बुखार है, या चिकनगुनिया का है, या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो पहले क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी तशकीली जांच पहले होती, समझ गए, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। फिर आपको पता चला कि कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दोबारा जब आप पढ़ाएंगे उसको रिमेडियल टीचिंग, यानी उसके लिए उर्दू में लिख के आता है रिमेडियल टीचिंग के लिए इस्लाही तदरीस या मुआलजती तदरीस। ठीक है, ये कब करेंगे? आपको पता चला कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं, दोबारा आप पढ़ा देंगे। अब इस्लाही तदरीस यानी रिमेडियल टीचिंग के कुछ जो है इक़दामात हैं, देखते हैं। तलबा का तज्ज़िया करना, उनकी ज़रूरतों, सलाहियतों, सीखने के अंदाज़े और दिलचस्पियों का मुताला करना, मकासिद का तयन करना, निसाब में मुताबकत यानी अडेप्टेशन लाना, तदरीसी मवाद का इंतज़ाम करना, मुनासिब तदरीसी तकनीक का इंतखाब करना, इनफरादी और इज्तिमाई तदरीस करना, अंदाज़े क़द्र यानी मुशाहिदा करना, मकासिद का हुसूल या मुंदरजा बाला अमल को दोहराना। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट जो आता है इवेल्यूएशन में, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं? मेयारी जांच। मेयारी जांच में अक्सर 4 चीज़ें आती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 5 चीज़ें आती हैं। ठीक है, देखिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा तो फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमें पता चले। ठीक है, पढ़ाने वाले का मोटिवेशन भी बढ़ता है इससे। इसी के साथ लाइक करें और निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल से नीचे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। इसमें है पहली चीज़ वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूटिलिटी, प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, हर एक के बारे में डिटेल से देखते हैं कि हम मेयारी जांच के कुछ पैमाने हैं। सबसे पहले वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी की इतनी सारी तकरीर मत देखिए सब वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई हो उस मकसद पे अगर खरी उतरती है तो उसको हम क्या कहेंगे? वैलिड है। जैसे थर्मामीटर की मशीन है, उसका मकसद क्या है? बुखार को नापना है। अगर वो बुखार को नापती है तो हम कहेंगे मशीन वैलिड है, यानी माकूल है, वही चीज़ माकूलियत है। इसी के साथ कोई पेपर, जैसे आपका AP टेट का पेपर बनता है, अगर वो आपकी सही हर चीज़ों को, यानी आपकी CDP की स्किल को जांचता है, लैंग्वेज की स्किल को जांचता है, ठीक है, इसी के साथ SST की स्किल को जांचता है, अगर उस पर खरा उतरता है तो हम कहेंगे AP टेट का जो पेपर बना है वो वैलिड है। समझ में आ गया? यही चीज़ इसमें बयान की गई है। ठीक है, अगर जिस चीज़ के लिए बनाया गया है उस पर खरा उतरता है तो उसको हम वैलिड कहेंगे। कहा गया था मसलन अगर उर्दू का मुअल्लिम तालिब इल्म के तलफ़्फ़ुज़ की जांच करना चाहता है तो उनके क़वाइद की इस्तिलाहों की तारीफ़ लिखने को नहीं करेगा। तलफ़्फ़ुज़ की जांच करना चाहता तो क्या करेगा भाई? तलफ़्फ़ुज़ के लिए उससे बोलवाएगा, ये थोड़ी कहेगा क़वाइद की इस्तिलाह की तारीफ़ लिखो, बल्कि बुलंद ख्वानी करने को कहेगा। और अगर ज़ख़ीरे अल्फाज की जांच करना हो तो अल्फाज के माना और मफ़हूम पूछेगा। ठीक है, तो समझ गए कि टेस्ट जिस मकसद के लिए बना है उस पर खरा उतरता है तो हम कहेंगे वो वैलिड यानी माकूल है। दूसरा लफ्ज़ आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कहते हैं कि जैसे आप थर्मामीटर की मिसाल से समझ लीजिए। पहले थर्मामीटर क्या है? आपने ज़ुबान के नीचे या अपने बगल के नीचे आपने रख करके उसका टेम्परेचर नापा, कितना आया? 100 डिग्री
सेल्सियस तापमान आया कि 100 डिग्री, यानी कुछ आपको बुखार है, आपने 5 मिनट 10 मिनट के बाद दोबारा फिर उसका टेस्ट किया, फिर भी 100 डिग्री दे रहा है। इसका मकसद ये है कि अगर बार बार जांच की जाए और रिज़ल्ट सेम आए तो हम कहेंगे वो जो जांच आपकी है, जो आपका टेस्ट है, जो आपका इवैल्यूएशन वो क्या है, रिलायबल है। समझ गए? अब इसकी मिसाल इस तरह से समझ सकते हैं कि आज आपका एपी टेट का एग्ज़ाम कब से होगा, गालिबन 3 तारीख से 20 तारीख तक, यानी अलग अलग फेज़ में होगा। कुछ बच्चों का क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, कुछ तो इसका मतलब 20 पेपर बनेंगे। तो अगर एक बच्चा मिसाल के तौर पे 3 तारीख को एग्ज़ाम में बैठता है, उसके नंबर मान लो 90 आते हैं, फिर वो 3 को, फिर 10 को, या फिर 20 को, बीच में 10 को बैठा, 20 को बैठा, 3 बार बैठा, तो तकरीबन 90 या 88 के आसपास अगर नंबर आते हैं, यानी रिज़ल्ट सेम आता है बार बार जांच करने पर, तो कहा जाएगा एपी टेट का जो पेपर बना है वो क्या है, रिलायबल है। इसीलिए क्योंकि अलग अलग फेज़ में एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे पेपर सेट बनते हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल सारे पेपर में सेम रखी जाती है। ठीक है, इसीलिए पहले क्या होता था, एक पेपर बनता था, एक बार में सारा एग्ज़ाम हो जाता था। तो आजकल जब फेज़ों में एग्ज़ाम हो रहा है, 20 पेपर बनेंगे, तो उसमें रिलायबिलिटी ज़रूर चेक की जाएगी कि बार बार अगर एक बच्चा एपी टेट का सारा एग्ज़ाम दे तो क्या आता है, रिज़ल्ट लगभग सेम आए तो कहेंगे रिलायबल है। समझ गए? तो यही है, जब मुख्तलिफ़ अफराद या मुख्तलिफ़ अवकात में जांच करें और तलबा को तकरीबन एक जैसे नंबरात या निशानात मिलें तो उसको क्या कहेंगे, ये मुअतबर है। ठीक है, हर बार एक ही नतीजा निकल, मिसाल के तौर पर थर्मामीटर वाला वही मैंने जो मिसाल दी है, इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है हम जांचें या कोई और जांचे, तकरीबन नंबर क्या आए, सेम आए, यानी बार बार कोई दूसरा जांचता है। यानी ऑब्जेक्टिविटी में यह है कि अगर 2 लोग जांचते हैं तो रिज़ल्ट सेम है। जैसे मिसाल लीजिए, थर्मामीटर की मिसाल देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाएगा कि थर्मामीटर से मैंने नापा, मान लो एक डॉक्टर ने नापा, आपको 100 डिग्री यानी सेल्सियस तापमान आया कि आपको थोड़ा बुखार है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडर भी नापे 10 मिनट के बाद, फिर भी अगर 100 आता है तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी है। जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे आपके एपी टेट के हैं, उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो उसको चाहे कोई टीचर जांचे या कोई मशीन जांचे OMR सीट को, रिज़ल्ट उसका आंसर क्या सेम ही आएगा, तो कहेंगे ऑब्जेक्टिविटी इसमें पाई जा रही है। ठीक है, यही चीज़ कहा जा रहा है। अगर किसी टेस्ट पर 2 मुअल्लिम के ज़रिए दिए गए नंबरात, जैसे कोई टेस्ट है, एक मुअल्लिम ने नंबर दिया, दूसरे ने दिया, नंबर तकरीबन सेम आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी। तो तालिब इल्म को मिलने वाले नंबरात जांच वाले की शख्सियत पर मबनी होते हैं। कोई जांच उसी वक्त मारूज़ी होता है जब मुम्तहिन का ज़ाती राय का कोई दखल ना हो। इसीलिए ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई इधर उधर नहीं, उसका एक ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑब्जेक्टिव वाले अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो मिसाल यही है। आगे क्या है, प्रैक्टिकबिलिटी यानी काबिल अमल। इसका मतलब क्या है, जैसे जांच का तरीक़ेकार, अखराजात, वक्त, सहूलत के लिहाज से हकीकत पसंदाना और काबिल अमल और मुअस्सिर होना यानी चाहिए, यानी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर मिसाली जांच काबिल अमल हो। अगर यहाँ भी थर्मामीटर की मिसाल ली जाए तो एक काबिल अमल आला है, इतना छोटा है कि किसी के मुंह में डालो तो बुखार के बारे में बता देता है। क्या है, प्रैक्टिकबिलिटी। ठीक है, प्रैक्टिकबिलिटी यानी काबिल अमल है। समझ में आ गया? आगे है यूटिलिटी, इफ़ादियत। यूटिलिटी का मतलब है कि इफ़ादियत जांच का मुफीद होना भी ज़रूरी है। जैसे जो आपका एपी टेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी उससे फ़ायदा हो, यानी उससे जो बच्चे पास हों
उनको CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कंसेप्ट क्लियर हों, साइकोलॉजी उसको पता हो, उर्दू के बारे में उर्दू की पेडागोजी का इल्म हो, इंग्लिश की पेडागोजी और उसके लैंग्वेज के बारे में इल्म हो, तो कहेंगे ये इफ़ादियत यानी यूटिलिटीज़ की है। जांच के वो भी नताइज हों वो तलबा को बताए जाएं ताकि वो अपनी मौजूदा खूबियों ख़ाबियों से वाकिफ़ हो सकें। जाहिर सी बात है, रिज़ल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। जांच ऐसी हो कि वो मज़ीद बेहतर और सुधार की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सके, यानी जांच ऐसी हो कि कमज़ोर इलाक़ों की निशानदेही हो सके। ठीक है, मवाद मज़मून में तदरीसी तरीक़ेकार में सुधार की ज़रूरत है नहीं, ये भी पता चल सके। ठीक है, अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, जब आप इवेल्युएशन करेंगे तो इवेल्युएशन किससे करेंगे, उसका तरीक़ा क्या है, उसके आलात यानी टूल्स क्या हैं, उसकी टेक्निक क्या है। उसके आलात टेक्निक में 10 आते हैं, हर एक के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 पे आता है इंटरव्यू नहीं, ऑब्ज़र्वेशन, जिसको हम मुशाहदाती तरीक़ेकार। देखिए, मुशाहदाती तरीक़ेकार 2 तरह के होते हैं। एक ये होता है कि बच्चा स्कूल में दाखिल हुआ, 7 से 8 महीना तक रहेगा। ठीक है, पूरे साल रहेगा। शुरू से उसकी हर एक एक्टिविटीज़ को लिखा जाता है, यानी मुशाहदाती यानी इवेल्युएशन किया जाता है। तो इसलिए उसको इंटरनल असेसमेंट और जो फाइनल असेसमेंट सब में नंबर दिया जाता है, क्योंकि टीचर समझता है कि बच्चे का अखलाक कितना है, उसका वैल्यूज़ कितने हैं, अक़दार कितने अच्छे हैं, रवैया कितना अच्छा है, सारी चीज़ों की जांच की जाती है। यानी ऑब्ज़र्व करके, बच्चे को पता नहीं चलता, टीचर ऑब्ज़र्व करता रहता है। ऑब्ज़र्व एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को कॉपी में लिखी जाती है, बाद में उस एक्टिविटीज़ को देख करके भी उसका इवेल्युएशन किया जाता है। तो ये मुशाहदाती तरीका है, छोटे बच्चे के तर्ज़ अमल की तब्दीली को देखने के लिए बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, मुशाहदाती तरीक़ेकार की मदद से उक़ूफ़ी यानी कॉग्निटिव, जज्बाती जिसको आप कहते हैं अफेक्टिव, जमालियाती तमाम पहलुओं की जाँच की जा सकती है। दूसरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपको पता है आजकल क्या है, आप टीचिंग के लिए जाते हैं, बहुत जगह आप रिटन टेस्ट दिए, फिर इंटरव्यू रखा जाता है। इंटरव्यू में क्या है, जैसे आप उर्दू के उस्ताद बनने जा रहे हैं तो देखा जाएगा, इंटरव्यू में आपसे पढ़ाया जाएगा आपका तलफ़्फ़ुज़ कितना अच्छा है, आपके मखारिज की अदायगी कितनी अच्छी है, आपके पढ़ाने का स्टाइल कितनी अच्छी है। ये सब क्या है, इंटरव्यू के ज़रिए। ये भी क्या है, इवेल्युएशन की एक टेक्निक है। एक सवालनामिया क्या, क्वेश्चन आया, यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, एक साथ। और आप देखेंगे, आप अगर आपने फ़्लाइट से सफ़र किया है, ट्रेनों में भी ऐसा होता है कि बाद में क्या है, एक क्वेश्चनर लेकर आते हैं कि आपको खाना कैसा लगा, आपको सर्विस कैसी लगी, सारा आप टिक टिक करते जाइए। ठीक है, इसी तरह से बहुत चीज़ों के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये क्या है, क्वेश्चनर का भी एक तरीका है। ठीक है, यानी साख्त कवायद की जानकारी, ज़ुबान पे अबूर, ज़ख़ीरे अल्फाज की जांच बआसानी से इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक साथ पूरे दर्जा को बांटा जा सकता है, जिससे कम वक्त में, कम खर्च में, कम मेहनत में पूरे दर्जा से सवालात का जवाबात हासिल हो सकता है। आजकल इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात इकट्ठा करने के लिए होने लगा है। ठीक है, चलिए आगे है, मुअल्लिम के ज़रिए तैयार करदा गैर रस्मी टेस्ट। ये क्या है, आम तौर पर मुताल्लिका मज़मून के मुअल्लिम हफ्ता में, महीना में क्या जो यूनिट टेस्ट लेते हैं वही है। सालाना शशमाही इम्तिहान के दौरान, जैसे इम्तिहान होने वाले उससे पहले मॉक टेस्ट लेते हैं। जैसे आपका AP टेट में एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट दिया जाता है, उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है। ठीक है, दौरान पर्चे बताए जाते हैं, इन उमूर की जांच की जाती है जिनकी तदरीस मुअल्लिम कर चुका है। ये आम तौर पर ज़ुबानी भी होते हैं और तहरीरी भी, मौज़ूई भी, मारूज़ी भी, अमली भी। ठीक है, इसमें मुअल्लिम अपने तरीक़े से टेस्ट तैयार करता है। इस टेस्ट में उन तमाम महारतों को जांचने की कोशिश करता है जो दौरान तदरीस जिसको पढ़ाया है। ठीक है, आगे क्या है, मेयारी टेस्ट क्या होता है। मेयारी टेस्ट मखसूस ग्रुप या मखसूस
मज़मून के तलबा के लिए तैयार किया जाता है। ये टेस्ट मज़ामीन के माहिरीन तैयार करते हैं। उन तलबा की तहसीली जांच के लिए तहसीली टेस्ट बनाए जाते हैं। शख्सियत को जांचने के लिए फ़ितरी मैलान रुझानात के जांचने के लिए और तलबा की मुश्किलात का अंदाज़ा लगाने के लिए टेस्ट तैयार किया जाते हैं। ये टेस्ट आमतौर पर माहिरीन तैयार करते हैं और लंबे अमल के बाद तैयार किए जाते हैं। ठीक है। एक रेटिंग स्केल क्या है? आजकल आप देखेंगे, आप अमेज़न से या कहीं कोई प्रोडक्ट जब आप ख़रीदते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या आता है बाद में, आप कितना रेटिंग देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे या 5 स्टार देंगे, 3 देंगे, ऐसे 10 तक दिया रहता है। कितना रेटिंग स्केल, वही है, ये भी इवैल्यूएशन का एक तरीक़ा है। और इसमें क्लास में कैसे है, जैसे इंतहाई ज़हानतदार बच्चा है या ज़हानतदार है, ना दयानतदार, यानी इंतहाई दयानतदार का मतलब यानी ईमानदार, दयानतदार है, ना दयानतदार है, ना बददयानतदार है। तीनों में से कोई एक स्केल दीजिए। ये क्या है? रेटिंग स्केल का तरीका है। इसी तरह बददयानत है, इंतहाई बददयानत है। ठीक है, ये सब तरीके होते हैं। ठीक है, इसी के साथ 1 2 3 4 5 होता है, उसमें से कितना नंबर देंगे, कितना रेटिंग देंगे, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आगे है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मतलब होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे बच्चा पूरे साल पढ़ रहा है, पढ़ाने के दौरान कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कभी कर बैठता है जो कभी करता नहीं। जैसे एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया, एक बच्चे ने टीचर ही को गाली दे दिया। ठीक है, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी कि सड़क पे जा रहा था, किसी को मार दिया। ये सब क्या है? उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड उसके डायरी में लिख दिया जाता है। यही एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। ठीक है, इससे भी इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, ये अचानक कोई चीज़ होती है, गैर मामूली बर्ताव, मनफी हो या मुस्बत, किसी भी तरह का हो सकता है। दरअसल एनेक्डोटल रिकॉर्ड तलबा के तालीमी इर्तका के ताल्लुक़ से अहम और काबिल ज़िक्र चीज़ों यानी मारूज़ी पेशकश है। ये रस्मी और गैर रस्मी तरीक़ों से हो सकती है। इसका इस्तेमाल मगरबी ममालिक के स्कूल में लाजमी तौर पर होता है। अब हमारे मुल्क में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। इसमें जब भी किसी तालिब इल्म से कोई गैर मामूली बर्ताव, बताए नहीं, किसी को गाली दे दिया, किसी का सर फोड़ दिया हो जाए, तो मुअल्लिम उस तालिब इल्म के इस रिकॉर्ड को लिख लेता है, टाइम के साथ, सियाक़ व सबाक़ के तयन के साथ उसे दर्ज कर लेता है। इसी को एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। एक होता है मजमूई रिकॉर्ड, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूम्यूलेटिव रिकॉर्ड। मजमूई रिकॉर्ड क्या है? आजकल जो है क्या है तरीक़ा कि बच्चा जब एडमिशन लेता है तभी सारी चीज़ों को जमा कर लेते हैं। आपकी पापा क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आपके कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, आप किस नंबर पे आते हैं, सारी खाका तैयार कर लिया जाता है। ये क्या है? यही मजमूई रिकॉर्ड है। इससे क्या है? इससे टीचर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लेता है कि अगर बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर है तो सोचेगा भाई माँ उसकी है नहीं, या बाप जो है उसको बाहर रहता है, या उसके भाई बहन नहीं है इसलिए बच्चा सोशल नहीं है। तो मजमूई रिकॉर्ड इसी को कहते हैं। ठीक है, आगे है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री क्या है? बच्चे को जब ग्रुप में बांटा जाता है तो उसमें देखा जाएगा कि क्या 4 बच्चों के साथ अगर काम दे दिया जाए तो क्या सही से कर पाता है कि लड़ाई कर लेता है। उससे पता चलता है बच्चा कितना सोशल है। ठीक है, जैसे दर्जा में पूछा जा सकता है, दर्जा में आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, दर्जा में आप किससे दोस्ती करना पसंद करेंगे, आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे। ठीक है, इस तालिब इल्म को 1 2 3 या उससे ज़्यादा भी अपने पसंद बता सकता है। ठीक है, हासिल करना जवाबात का 3 तरीक़ा तशरीह तौसीह के साथ की जा सकती है। जैसे आप देख सकते हैं सोशियोमेट्रिक यानी मैट्रिक्स, आगे क्या है सोशियोग्राम, एक लफ्ज़ आता है सोशियोमेट्रिक इंडेक्स, यानी इसमें तालिब इल्म के ज़रिए बताई गई पसंदीदा को जदवल की शक्ल में दिखाया जाता है। दूसरे में क्या है सोशियोग्राम में, इसमें तस्वीर की शक्ल में दिखाया जाता है।
और इंडेक्स में क्या है, इसमें नंबरात की शक्ल में दिखाया जाता है। समझ में आ गया। अब आखिरी नंबर पर 10वां नंबर क्या है, 10वां नंबर पोर्टफोलियो। बार बार पूछा जाता, सीटेट के एग्ज़ाम में तो बहुत पूछा जाता है। पोर्टफोलियो क्या है, बच्चा पूरे साल में कोई अचीवमेंट करता है, यानी खेल में अच्छा है, मान लो कोई हम निसाबी सरगर्मियां है, बैतबाजी हुई या कोई अंजुमन हुई, कोई तकरीरी प्रोग्राम हुआ, उसमें बच्चे ने पोजीशन लाई, या वो डांस में, गाने में, खेल में, सारे अचीवमेंट को उसके पोर्टफोलियो में लिखा जाता। पोर्टफोलियो पेन ड्राइव की शक्ल में भी हो सकती है, या सीडी की शक्ल में, या एक डायरी की शक्ल में। पोर्टफोलियो में अच्छी चीज़ों को लिखा जाता है। उम्मीद है कि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे कंसेप्ट को मैंने एक क्लास में बताने की कोशिश की। जांच का टॉपिक यानी इवैल्यूएशन का टॉपिक बहुत वसी है। इसमें CCE कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, फिर मौजूदा जो एग्ज़ाम के तरीके हैं उसमें ख़राबी क्या है, फिर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम क्या है, सब्जेक्टिव वाले क्या हैं, इसके बारे में इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास के बाद इसमें आप जो है CDP में भी आपकी मदद होगी। इसी के साथ और सारे जो टॉपिक हैं, आप SST की मेथडोलॉजी इसकी मजबूत हो जाएगी, आप इंग्लिश की मेथडोलॉजी भी इससे मजबूत होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि आप फीडबैक देकर ज़रूर जाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। शेयर भी कर दें दोस्तों को। आपका जो भी ग्रुप हो, चाहे आप डिप्लोमा के हों या आप B.Ed की स्टूडेंट हो, मेरे कहने से आप अपने कॉमन ग्रुप में भेज दीजिए ताकि सब लोग फ़ायदा उठा सकें। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।